स्माइल। इसके पहले पार्ट में हमने देखा था कि डॉक्टर रोज एक अजीब और भयानक तरह की शराब का सामना कर रही थी और इस शराब से लड़ने में रोज का एक्स बॉयफ्रेंड जोल भी उसका साथ दे रहा था। उसकी स्टोरी का कनेक्शन स्माइल 2 से है, लेकिन अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो भी आप इस एक्सप्लेनेशन को समझ पाओगे। लेकिन अगर आप कहानी से इमोशनली और मेंटली कनेक्ट होकर इसका मजा दोगुना करना चाहते हो और स्टोरी को डीपली समझना चाहते हो तो आप पार्ट 1 की एक्सप्लेनेशन जरूर देखें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में दिया गया है। बाकी हम यहीं से आपको पिछली कहानी से जोड़ते हुए आगे चलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ये कर्ज यानी शराब कुछ ऐसा था कि जो भी इसका शिकार होता था उसे एक अजीब सी मुस्कान वाली चेहरे का डर होता था और अंत में वो व्यक्ति किसी सेकेंड पर्सन के सामने जाकर काफी अजीब तरीके से स्माइल करते हुए खुद की जान ले लेता था और ये शराब उसे देखने वाले को लग जाता था। इस कहानी की पहली पार्ट में भी कुछ ऐसा हुआ था रोज के एक्स बॉयफ्रेंड जोल के साथ, जब रोज ने जोल के सामने स्माइल करते हुए खुद को आग लगाकर अपनी जान ले ली थी और ये शराब जोल को लग गया था। और अब स्माइल 2 में ये शराब वापस आता है और इस बार इसका शिकार एक पॉप स्टार स्काई राइली होती है, जहां जोल की वापसी इस कहानी को और भी डीप यानी गहरा बनाती है, जहां नए राज खुलते हैं और भयानक घटनाएं सामने आती हैं। तो चलिए डर का नया रूप, एक मुस्कान, आत्मा को झिंझोर देने वाले इस सफर को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, हॉलीवुड पॉपकॉर्न में आपका स्वागत है। हमारे आज के कहानी का नाम है स्माइल। कहानी की शुरुआत होती है जोल से, जो अपने ऊपर लगे शराब को किसी और के ऊपर शिफ्ट करने की कोशिश में लगा था, क्योंकि उसके पास अब समय ना के बराबर था और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो जल्द ही बाकियों की तरह वो भी अपनी जान खुद ही ले लेगा। जोल एक ड्रग डीलर के अड्डे के पास था, जहां वो अपने चेहरे पर मास्क पहनकर बाहर खड़े एक गैंग मेंबर को गन पॉइंट पे ले लेता है। वो उसे घर के अंदर ले जाता है जहां गैंग का दूसरा मेंबर बैठा था। यहाँ हमें पता चलता है कि जोल ने इन दोनों को टारगेट इसलिए बनाया है क्योंकि ड्रग डीलिंग करने के साथ कुछ महीने पहले इन दोनों ने मिलकर एक माँ बेटे की जान ली थी। जोल पास बैठे गैंग मेंबर को कहता है कि मैं तुम्हारे लिए तोहफा लाया हूँ, ध्यान से देखना, और उसके सामने उसके साथी के ऊपर लगातार चाकू से वार करके उसकी जान ले लेता है। यहाँ अपने साथी को मरता देख गैंग का दूसरा आदमी जोल पे फायरिंग शुरू कर देता है और गलती से जोल उसको भी शूट कर देता है। जोल दूसरे मेंबर को मरता देख बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि उसकी प्लानिंग फेल हो चुकी थी। असल में जोल की प्लानिंग ये थी कि वो पहले वाले क्रिमिनल के सामने दूसरे वाले क्रिमिनल की जान ले लेगा, जिसको देख दूसरा क्रिमिनल सदमे में चला जाएगा और साथ ही जोल के ऊपर का शराब भी उस क्रिमिनल को लग जाएगा। जोल उस क्रिमिनल के मरने का अफसोस मना ही रहा था कि तभी उसकी नजर वहां खड़े एक लड़के पे जाती है। इसका नाम लुइस था और उसने जोल को खून करते देख लिया था। वो जोल को कहता है कि मुझे मत मारो, मेरा इनसे कोई वास्ता नहीं है, मैं तो बस इनका कस्टमर हूँ। अब जोल समझ चुका था कि उसके ऊपर का शराब अब लुइस के ऊपर चला गया है और जोल लुइस को सॉरी बोलकर वहाँ से चला जाता है। और जैसे ही जोल घर के बाहर जाता है, वहाँ खड़े गैंग के बाकी लोग जोल के पीछे पड़ जाते हैं। फिर जैसे तैसे करके जोल वहाँ से बचता हुआ पीछे के दरवाजे से बाहर भाग जाता है। पर जैसे ही जोल सड़क क्रॉस करता है, एक कार वहाँ अचानक आकर जोल को टक्कर मार देती है और मौके पे ही जोल की मौत हो जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि जोल के खून से सड़क पे स्माइल का निशान भी बन गया था। जिसके बाद हमें कहानी के मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जो कि एक पॉप स्टार है और उसका नाम स्काई राइली है। स्काई राइली एक टीवी इंटरव्यू के दौरान अपने एक्सीडेंट और ड्रग एडिक्शन पर बात करते हुए अपने फैंस से माफी मांगती है और अपने कमबैक का वादा अपने फैंस से करती है। यहाँ पे राइली के बारे में हमें कुछ और भी बातें पता चलती है, जैसे कि एक्सीडेंट में उसने अपने होने वाले हस्बैंड पॉल को खो दिया था और अब उसकी सारी रूटीन्स को उसकी मॉम एलिजाबेथ संभालती है। साथ ही राइली का एक असिस्टेंट भी है जिसका नाम जोशुआ है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि राइली अपने अगले कॉन्सर्ट के लिए डांस प्रैक्टिस कर रही थी। तभी अचानक उसके बैक में पेन होने के कारण प्रैक्टिस को बीच में ही रोकना पड़ता है, जहां हमें दिखाया जाता है कि राइली के बैक पे एक स्टिच था और उसके पेट पे भी काफी बड़ा कट का निशान था
और शायद ये एक्सीडेंट के कारण ही हुआ था, जिसके लिए वो एक पिल्स भी लेती थी जो शायद किसी तरह का ड्रग था जिससे दर्द कम हो सके। और जैसे ही राइली उस ड्रग को लेने जा रही होती है, उसकी मॉम दरवाजा नॉक कर देती है और वो पिल्स राइली के हाथ से गिर जाती है। पिल्स गिरने की वजह से राइली काफी परेशान हो जाती है क्योंकि पिल्स के बिना वो स्टेज शो नहीं कर सकती। जिसके बाद कार में जाते हुए राइली अपने पहचान के किसी को मैसेज करके पिल्स के बारे में पूछती है और वो भी राइली को हाँ कर देता है। और फिर रात होने के बाद राइली अपने होटल से निकलकर उसी लड़के के पास जाती है जिससे उसने पिल्स की डिमांड की थी। पर जैसे ही राइली उसके घर जाती है, वो लड़का अचानक से बौखलाता हुआ बाहर आकर राइली के गले पे तलवार रख देता है। राइली बहुत डर जाती है और कहती है कि तुम होश में तो हो, क्योंकि मैंने यहाँ आने से पहले तुम्हें मैसेज कर दिया था। यहाँ हम देखते हैं कि ये वही लड़का लुइस है जिसने गलती से जोल को क्रिमिनल का खून करते देख लिया था। और जाहिर सी बात है कि अब वो श्राप लुइस के ऊपर लग चुका था। लुइस राइली को कहता है कि मुझे कुछ याद नहीं कि मैंने कब तुम्हें मैसेज किया था, जिस पर राइली सोचती है कि इसने ज्यादा ही ड्रग का नशा कर रखा है। हालांकि लुइस राइली को बताता भी है कि मैं बहुत बड़ी परेशानी में हूँ, कोई अजीब और डरावनी सी दिखने वाली चीज मेरे पीछे पड़ी है। पर राइली उस पर यकीन नहीं करती क्योंकि लुइस ड्रग के नशे में पूरी तरह से डूबा हुआ था। जिसके बाद राइली को बैठाकर लुइस उसके लिए पिल्स लेने अंदर चला जाता है और राइली टीवी पे न्यूज देखने लगती है। न्यूज पे राइली के कमबैक और उसके एक्सीडेंट के बारे में बताया जा रहा था और कहा जा रहा था कि एक्सीडेंट के समय राइली ड्रग के नशे में थी। तभी अचानक से लुइस अंदर से बाहर भागता हुआ आता है और यहाँ लुइस किसी चीज को अपने सामने देख पा रहा था जिसको राइली नहीं देख पा रही थी। फिर लुइस नीचे गिरकर तड़पने लगता है, जिसको देखकर ऐसा लग रहा था मानो कोई चीज उसके मुंह के जरिए उसके अंदर घुस रहा हो। राइली उसको देखकर बहुत घबरा जाती है। तभी लुइस अचानक खड़ा हो जाता है और राइली को देखकर अजीब तरीके से मुस्कुराने लगता है और उसके बाद लोहे के प्लेट से अपने चेहरे पे बार बार मारकर खुद की जान ले लेता है। लुइस मर चुका था और राइली ने उसको मरता हुआ देख लिया था। राइली घबरा कर पुलिस को कॉल करने लगती है, पर यह मामला ड्रग से जुड़ा हुआ होने के कारण वो चुपचाप यहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद राइली घर आकर ये सब कुछ भूलने का डिसाइड करती है, पर फिर भी उसके दिमाग में ये सारी बातें घूम रही थी, जिसके कारण उसकी पूरी रात वैसे ही निकल जाती है। अगले दिन हमें राइली को मेकअप रूम में दिखाया जाता है, जहां उसे परेशान देखकर उसकी मॉम राइली को कहती है कि जेमा से बात करो, वो तुम्हारी दोस्त है। तभी मेकअप रूम में राइली का एक फ्रेंड आ जाता है जिसका नाम डेरियस है। डेरियस राइली को एक चैरिटी इवेंट में एज अ गेस्ट इनवाइट करता है। हालांकि राइली तो वहां जाना नहीं चाहती, पर उसके मॉम के कहने पर उसको हाँ करनी पड़ती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि राइली नेट पे सर्च कर रही थी कि क्या वोमेट के जरिए डीएनए टेस्टिंग हो सकती है, क्योंकि राइली ने लुइस के मौत के वक्त वहां पे वोमिटिंग कर दी थी और उसे डर था कि कहीं इन सब के बीच वो भी न फंस जाए। तभी उसके फोन पे एक अनजान आदमी का मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि क्या कल रात तुम लुइस के साथ थी। राइली उस मैसेज को देखकर काफी परेशान हो जाती है। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई पड़ती है और जब राइली देखती है तब वहाँ कोई नहीं होता। तभी अचानक राइली की नजर पास रखे मिरर पे जाती है और उसके ठीक पीछे लुइस की डेड बॉडी खड़ी थी। राइली उसको देखकर बहुत डर जाती है, पर जब वो पीछे मुड़कर देखती है तब वहाँ कोई नहीं होता। फिर राइली जब दोबारा से शीशे की तरफ देखती है तभी अचानक पीछे से लुइस उसके चेहरे को पकड़कर उसको स्माइल करवा देता है। डर के मारे राइली की चीख निकल जाती है, जिसको सुनकर वहाँ उसके टीम के लोग और उसकी मॉम आ जाती है, पर राइली मकड़ी का बहाना करके उनको टाल देती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक इवेंट के दौरान राइली अपने फ्रेंड्स को ऑटोग्राफ दे रही थी। तभी वहाँ एक एल्फ्रेडो नाम का शख्स राइली से अपने येलो टी शर्ट पे ऑटोग्राफ मांगता है और फोटो क्लिक करवाने के दौरान अचानक से वो शख्स राइली को पकड़ लेता है और काफी अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए उसकी तारीफ करने लगता है। फिर सिक्योरिटी वाले उस शख्स को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। राइली इस बात से बहुत घबरा गई थी, पर वो ये सोचकर ये सब बातें टाल देती है क्योंकि ये सब बातें तो स्टार्स के साथ होती ही रहती है।
फिर वहीं पे एक छोटी लड़की राइली से ऑटोग्राफ लेने आती है। जब राइली उससे बात करती है तब वो उसका कोई जवाब नहीं देती। वो बच्ची बस राइली को देखकर अजीब तरीके से स्माइल करते रहती है और राइली भी उसके स्माइल को देखकर डर जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि राइली अपने दोस्त जेमा को कॉल करके अपने घर पे बुलाती है और जेमा भी वहाँ पे आने के लिए हाँ कर देती है। तभी राइली की नजर अपने घर के फ्लोर पर पड़े अल्फ्रेडो की उसी येलो टी शर्ट पे जाती है और राइली की नजर घर के बैल्कोनी पे खड़े अल्फ्रेडो पे जाती है जो कि न्यूड था। अल्फ्रेडो राइली को देखकर अचानक से उसकी तरफ भागने लगता है और राइली भी अल्फ्रेडो से डरकर घर की दरवाजे की तरफ भागती है और जैसे ही दरवाजा खोलती है जेमा वहाँ पे आ चुकी थी। वो दोनों मिलकर अल्फ्रेडो का सामना करने घर के अंदर जाते हैं पर उन्हें वहाँ पे कोई नहीं मिलता क्योंकि ये सारी घटनाएं सिर्फ राइली की हेलुसिनेशन थी। राइली बहुत डरी हुई थी जिसके लिए वो जेमा को आज की रात अपने घर पे ही रोक लेती है और रात को जब राइली सो रही होती है तब वो सपने में उसी एक्सीडेंट वाली घटना को देखती है जहां उसके होने वाली हस्बैंड की मौत हो गई थी। सपने के कारण राइली की आंख खुल जाती है और जब वो जेमा की तरफ देखती है तब जेमा उसको देखकर अजीब तरीके से मुस्कुरा रही होती है। राइली बहुत डर जाती है पर बाद में उसको रियलाइज होता है कि ये भी सिर्फ एक सपना था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि राइली अपने पूरे टीम के साथ स्टेज प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी राइली का फियोंसे पॉल जो एक्सीडेंट में मर चुका था अचानक से राइली के सामने खड़ा हो जाता है जिसको देखकर राइली डर के मारे नीचे गिर जाती है और उसके पैर भी टूट जाते हैं। पर थोड़ी ही देर में उसे रियलाइज होता है कि ये सब भी उसकी हेलुसिनेशन थी। इन सब बातों से परेशान होकर राइली अपने ड्रेसिंग रूम की तरफ जाने लगती है जहाँ वो देखती है कि जोशुआ उसके ड्रेसिंग रूम से बाहर आ रहा था और जोशुआ भी राइली को देखकर अजीब तरीके से मुस्कुरा रहा था। और जब राइली अपने रूम में जाती है तब वो देखती है कि उसका सारा रूम बिखरा पड़ा था। राइली अपने रूम को बिखरा हुआ देखकर काफी गुस्सा हो जाती है और उसका शक सीधा जोशुआ के ऊपर जाती है। पर राइली की मॉम उसको बताती है कि जोशुआ तो काफी देर से मेरे साथ था। जिसके बाद राइली अपने मॉम को चैरिटी इवेंट वाले शो में जाने से मना करने लगती है क्योंकि इन सभी घटनाओं से राइली काफी परेशान हो गई थी। पर उसकी मॉम कहती है कि तुमने अपने फ्रेंड डेरियस को जुबान दी है और ये इवेंट तुम्हें करनी होगी और स्टेज पे जाकर स्पीच देनी होगी। इसके बाद दिखाया जाता है कि राइली स्टेज पे खड़ी होकर सामने लिखी स्पीच को पढ़ रही होती है और अचानक से वो कहती है कि अब हम पॉल हडसन को स्टेज पर बुलाने वाले हैं। और यहाँ ऑडियंस राइली को अजीब निगाहों से देखने लगते हैं क्योंकि पॉल हडसन तो राइली का फियोंसे था जिसकी कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी। फिर राइली को भी रियलाइज हो जाता है कि उसने स्पीच में गलती कर दी है। पर तभी अचानक मरा हुआ पॉल राइली को सामने से पकड़ लेता है जिससे डरकर राइली पीछे हटती है और स्टेज पे खड़ी लेडी को धक्का लगने के कारण वो लेडी स्टेज से नीचे गिर जाती है और ये चैरिटी इवेंट पूरी तरह से खराब हो जाती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि राइली के फोन पे उसी अनजान शख्स ने मैसेज करके कहा होता है कि तुम बहुत बड़ी खतरे में हो, मुझसे आकर मिलो, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। और राइली भी उस अनजान शख्स से मिलने चली जाती है। ये शख्स राइली को अपना नाम मॉरिस बताता है जो कि एक नर्स है। मॉरिस राइली को इस शराब से जुड़ी सारी बातें बताता है। वो कहता है कि ये शराब लोगों के अंदर छिपे गिल्ट और सदमे पे जिंदा रहती है और जब उस चीज का मन अपने होस्ट से भर जाता है तब वो किसी गवाह यानी सेकेंड पर्सन के सामने जाकर उसे सुसाइड करने पे मजबूर कर देता है। और जैसे ही पहला होस्ट मरता है ये चीज उस होस्ट की मौत देखने वाले के अंदर जाकर वापस से पनपने लगती है और ये साइकिल यानी चक्र ऐसे ही चलता रहता है। राइली उससे पूछती है कि तुम्हें ये सारी बातें कैसे पता। तब मॉरिस बताता है कि तुमसे पहले भी ये सब कई लोगों के साथ हो चुका है जिसमें से एक मेरा भाई भी था। उसने मुझे ये सारी बातें बताई थी पर मैंने उसका यकीन नहीं किया और बाद में मुझे पता चला कि उसने खुद ही अपना जबड़ा हथौड़े से फाड़ लिया और अपनी जान ले ली। मॉरिस कहता है कि थोड़ा रिस्क है पर मैं तुम्हें इन सब चीजों से बचा सकता हूँ। वो बताता है कि ये चीज एक पैरासाइट यानी एक परजीवी की तरह है जो बिना होस्ट के जिंदा नहीं रह सकता। वो कहता है कि ऐसे बहुत से तरीके हैं जिसकी मदद से हम थोड़ी देर के लिए तुम्हारी दिल की धड़कनों को रोक सकते हैं और दिल की धड़कनें रुकते ही तुम्हें मरा देख वो चीज भी अपने आप खत्म हो जाएगी, फिर हम वापस से तुम्हें जिंदा कर देंगे। पर राइली अपने मरने की बात से बहुत डर जाती है और वो मॉरिस को ये काम करने से मना करने लगती है। मॉरिस राइली को ये सब करने के लिए कन्विंस कर ही रहा होता है कि तभी राइली के फैंस उसे देख लेते हैं और राइली को वहाँ से जाना पड़ता है।
इसके बाद दिखाया जाता है कि राइली होटल रूम में जाकर काफी अजीब तरीके से बिहेव कर रही होती है, क्योंकि इन सभी घटनाओं का उसके दिमाग पे बुरा असर पड़ा था। वो अंदर से टूट चुकी थी और मॉरिस के मरने वाली बात से वो और भी ज्यादा डर चुकी थी। फिर राइली अपने बैग से निकालकर उस नशे वाली पिल्स को खा लेती है, जिससे उसका दर्द और तनाव कम हो सके। और जब राइली जाकर वॉशरूम का लाइट ऑन करती है, तब वहाँ वो डीमन एंटिटी राइली के बहुत सारे फैंस का रूप लिए खड़ी होती है। राइली उसको देखकर बहुत डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है, पर सभी डीमन एंटिटीज ने मिलकर राइली को चारों तरफ से घेर लिया होता है। फिर वो सभी मिलकर राइली को पकड़ लेते हैं। कोई उसके बालों को नोच रहा होता है तो कोई उसके मुंह के अंदर हाथ डाल रहा होता है। फिर यही से हमें कहानी के पीछे ले जाया जाता है, जहां कार में राइली और उसका फियोंसे पॉल बैठे होते हैं और ये दोनों ड्रग्स के नशे में चूर एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। और गुस्से में आकर राइली स्टीयरिंग व्हील को घुमा देती है, जिसके कारण इनकी कार खाई में जा गिरती है और पॉल मौके पे ही मारा जाता है। फिर राइली की आँख खुलती है, तब वो देखती है कि वो हॉस्पिटल में है और उसकी मॉम उसको बताती है कि तुम वॉशरूम में बेहोश पड़ी थी और तुम्हारे सिर पे भी चोट लगी थी। राइली अपने मॉम को अपने साथ हो रही सभी घटनाओं के बारे में बताती है, पर उसकी मॉम को लगता है कि राइली ने फिर से ड्रग्स लेना शुरू कर दिया है। और बातों ही बातों में अचानक राइली के मॉम के अंदर वो डीमन एंटिटी आ जाती है और देखते ही देखते कांच के टुकड़े को वो अपने आंखों के अंदर घुसेड़कर अपनी जान ले लेती है। राइली बहुत डर जाती है और वहां से भागने लगती है। तभी वो देखती है कि कांच का टुकड़ा उसके हाथ में था और उसके कपड़े खून से सने हुए थे। ये देखकर राइली बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि उसको डर था कि कहीं उसके मॉम का कातिल सब उसको ना समझ ले। फिर वो एक बड़ी सी टी शर्ट पहनकर हॉस्पिटल के बाहर भाग जाती है। हॉस्पिटल के बाहर उसे जेमा मिलती है और वो दोनों जेमा की कार में बैठकर मॉरिस की बताई हुई लोकेशन पे जाने लगते हैं। तभी रास्ते में राइली के फोन पे जेमा का कॉल आने लगता है और राइली समझ जाती है कि उसके सामने बैठी जेमा उसकी फ्रेंड नहीं बल्कि वही डीमन एंटिटी है। और जेमा के रूप में बैठी वो चीज भी राइली की तरफ देखकर अजीब तरीके से मुस्कुराने लगती है। राइली बहुत डर जाती है, पर तभी अचानक राइली हिम्मत जुटाते हुए मन में ध्यान लगाकर कहती है कि आई एम द बॉस, और देखती है कि अब कार उसके हाथ में आ चुका था। फिर राइली जल्दी से मॉरिस के बताई हुई लोकेशन पे चली जाती है। वहां पहुंचकर राइली मॉरिस को कहती है कि वादा करो कि अगर ये प्लानिंग फेल हुई और जैसे ही मैं तुम्हें देखकर मुस्कुराने लगूं, तुम मेरे सिर पे गोली मारकर उस चीज से पहले ही मेरी जान ले लोगे। मॉरिस कहता है कि मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें बचा लूंगा। मॉरिस उसको बताता है कि मैं तुम्हें एक इंजेक्शन दूंगा जिससे तुम्हारे दिल की धड़कनें कुछ देर के लिए बंद हो जाएगी और उस चीज के खत्म होने के बाद मैं तुम्हें वापस से जिंदा कर दूंगा। और मॉरिस कहता है कि उससे पहले तुम्हारे बॉडी टेम्परेचर को गिराना होगा जिससे तुम्हारा ब्रेन डैमेज ना हो। राइली काफी डरी हुई थी, क्योंकि इन सब में उसकी जान भी जा सकती थी, पर वो नहीं चाहती कि वो चीज राइली के बाद किसी और को अपना शिकार बनाए। फिर मॉरिस राइली को लेटाकर कुछ लाने के लिए वहाँ से चला जाता है। फिर दिखाया जाता है कि काफी देर हो जाती है, पर मॉरिस वापस नहीं लौटता। राइली खुद को अकेला देखकर काफी घबराने लगती है और राइली को तब जाकर एहसास हो जाता है कि अभी तक वो जिससे बात कर रही थी वो मॉरिस यहाँ पे कभी था ही नहीं। तभी राइली के ऊपर खून की बूंदें गिरने लगती है और राइली जब ऊपर देखती है तब वो डीमन एंटिटी उसी का रूप लेकर कार के सीट बेल्ट से बंधी लटकी हुई थी, ठीक उसी तरह जैसे राइली एक्सीडेंट वाले दिन सीट बेल्ट से बंधी लटकी हुई थी। और वो डीमन एंटिटी राइली के ऊपर हमला कर देती है। वो राइली के मुंह के अंदर हाथ डालकर उसको पोजेस करने की कोशिश करने लगती है, पर राइली उसकी उंगलियां काट लेती है और दिल की धड़कन रोकने वाली इंजेक्शन को अपने अंदर इंजेक्ट कर लेती है। पर तभी राइली देखती है कि उसके हाथ में तो इंजेक्शन था ही नहीं, क्योंकि राइली अब पूरी तरह से उस डीमन एंटिटी के बस में आ चुकी थी। और जो वो चीज राइली को दिखा रही थी, राइली भी उसी चीज को देख पा रही थी और वो चीज राइली को देखकर अजीब तरीके से मुस्कुराने लगती है। और यहाँ से सीन शिफ्ट करके हमें सीधा राइली को बहुत बड़े स्टेज पे
दिखाया जाता है, जहाँ पूरा थिएटर राइली के फैंस से भरा हुआ था। और यहाँ पे हम सब नोटिस करते हैं कि राइली के चेहरे पे या कहीं पे भी कोई भी कट या कोई भी चोट का निशान नहीं था। मतलब ना तो कभी राइली हॉस्पिटल गई, ना उसके मॉम की डेथ हुई, और ना ही कभी राइली कार लेकर मॉरिस के पास गई। ये सारी बातें सिर्फ वो डीमन एंटिटी राइली के दिमाग में उसको दिखा रहा था। असल में जब वॉशरूम के अंदर उस डीमन एंटिटी ने राइली के ऊपर हमला किया था और उसके मुंह के अंदर अपना हाथ डाला था, तभी से राइली उसके कंट्रोल में आ चुकी थी। राइली अब स्टेज के ऊपर खड़ी थी और यहाँ दिखाया जाता है कि वो चीज राइली के पेट को चीरकर बाहर आने लगती है, जो कि एक बहुत बड़ा सा क्रीचर होता है। और वो क्रीचर राइली के मुंह के जरिए उसके अंदर घुसकर उसे पोजेस कर लेता है, जिसके बाद फिर राइली अपने फैंस को देखकर अजीब तरीके से मुस्कुराने लगती है। और उन्हीं फैंस के बीच हम राइली के मॉम को भी देख पाते हैं। और फिर राइली अपने पूरे फैंस के सामने माइक को अपने आंख के अंदर घुसेड़कर खुद की जान ले लेती है। राइली को मरता हुआ उसके हजारों फैंस ने देख लिया होता है। इसका मतलब अब ये शराप उन सबको लग जाएगा और ये कहानी मौत के इसी चक्र के साथ यहीं पे खत्म हो जाती है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आप सब लोग अपना ख्याल रखें।